नमस्कार, आप देख रहे हैं एनकेपी न्यूज़। मैं हरीशन पटेल। आज हम इस कार्यक्रम में एक नए गेस्ट के साथ हैं। भारत सिंह जी हैं, पूर्व सेक्शन ऑफिसर हाई कोर्ट के हैं, लखनऊ डिवीज़न के, और आप अभी वर्तमान में लोकतांत्रिक कर्मचारी कल्याण फाउंडेशन के संरक्षक हैं। हम आपसे जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के राजनीतिक सफर में क्या संघर्ष किए, संघर्ष पर क्या उनके बारे में क्या जानते हैं, उनकी प्रक्रिया के बारे में, उनके जो भी शासन सत्ता में रहते हुए संविधान के निर्माण में या उनके अन्य मंत्री बनने के बाद क्या उनको दिक्कतें आई, इस पर कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस पर कुछ प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में तो मैं जो भी पढ़ा हूँ मैं ये चर्चा शुरू करता हूँ। ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 1942 में एक सामाजिक संस्था बनाई थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तत्वाधान में बहुत ही प्रगतिशील कार्य बाबा साहब कर रहे थे। और उसी बीच में 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद एक समय आया कि भारतीय संविधान को तैयार होना है। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और ये दौर चल ही रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक अधिवेशन रखा गया था लखनऊ में 25 अप्रैल 1948 को। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 24 अप्रैल 1948 को लखनऊ में आ गए, और उनके परम मित्र हुआ करते थे माननीय शिवदयाल सिंह चौरसिया जी। तो डॉक्टर अम्बेडकर माननीय शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के यहाँ हजरतगंज में नरही में रुके, और फिर चाय का दौर शुरू हुआ। और चाय के दौर में इस पटरी पे बाबा साहब बैठे हैं, दूसरी पटरी पे माननीय शिवदयाल सिंह चौरसिया साहब बैठे हैं। बहुत सारी बातें हुई। तो शिवदयाल सिंह चौरसिया साहब ने बाबा साहब से क्वेश्चन किया कि बाबा साहब ये बताइए, आपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई है और हम सब ओबीसी में आता हूँ और हम आपके साथ में काम करना चाहता हूँ, फिर ये काम मैं आपके साथ कैसे कर सकता हूँ? आपने ओनली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई है। तो बाबा साहब ने बहुत धैर्यपूर्वक माननीय शिवदयाल सिंह चौरसिया साहब से कहा कि चौरसिया जी, आपका बिंदु बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, और मैं चाहता हूं कि इसको यहीं पे आप रोक दीजिए और कल आप हमारे साथ चलिएगा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो अधिवेशन है उसमें चलिएगा, उसमें मौके पर रहिएगा, मैं इसका जवाब आपको उसी मौके पर दूंगा। खाना पीना खाए, सो गए। अगले दिन 25 तारीख को तैयार होकर के कार्यक्रम में गए। उस समय कार्यक्रम की अध्यक्षता आज़ाद भारत के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी कर रहे थे, और वो भी मंच पे आ गए थे। बाबा साहब पहुंच गए, चौरसिया साहब भी पहुंच गए थे, और बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने ढंग से स्पीच दिया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब नंबर आया तो वो खड़े हुए बोलने के लिए। तो उन्होंने देखा कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग नंगे बिरंगे आधे अधूरे कपड़े पहन के हमारे सामने खड़े हुए हैं, लाखों की तादाद में। तो बाबा साहब को बहुत ग्लानि महसूस हुई कि आज हमारी समाज की यह दशा है। अगर पैजामा बंदा पहन रखा है तो उसका नारा गायब है, अगर शर्ट पहन रखा है तो उसकी बटन गायब है। उस समय 1948 में ये बहुजन समाज की ये दशा थी, गरीबी इतनी हालत में थी। तो बाबा साहब ने देखा कि मुझे कुछ, मैं प्रैक्टिकल तो दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने स्पीच के माध्यम से कुछ ऐसा इनको संदेश दे जाए जो एक यादगार साबित हो। उसी समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने माननीय शिवदयाल सिंह चौरसिया साहब को इशारा करते हुए उन्होंने इस बिंदु को टच किया कि माननीय चौरसिया जी, आप कल हमसे कोई आपने प्रश्न किया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर मैं यहाँ देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। और बताना यह चाहता हूँ कि जिस समय शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे और पढ़ लिख करके आपस में संगठित होना शुरू हो जाएगा, संगठित होकर के अपने अधिकारों को सरकारों से छीनना शुरू करेंगे, मांगना शुरू करेंगे, उस समय माननीय गोविंद वल्लभ पंत जी हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं। उस समय गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग वगैरह वगैरह, मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर के ये संदेश पूरे देश में गया, और कुछ माननीय गोविंद वल्लभ पंत जी को अश्लील शब्द लगे थे। उन्होंने जैसे मीटिंग खत्म हुई और वैसे मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गए, बाबा साहब भी अपने वापस दिल्ली चले गए। लेकिन बाबा साहब के दिल्ली पहुंचने से पहले माननीय गोविंद वल्लभ पंत जी, मुख्यमंत्री जी, कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक शिकायतन टेलीफोनिक माध्यम से उन्होंने बता दिया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए थे, यहाँ पे मेरे लिए ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्द बोल के गए थे, तो जरा इनको देख लीजिए आप अपने स्तर से। तो नेहरू जी ने उस समय कुछ गणमान्य लोगों की मीटिंग बुलाई कि भाई उत्तर प्रदेश में गए थे बाबा साहब और वहाँ पे कुछ ऐसी चर्चा होके आई है, मुख्यमंत्री का कहीं ठेस पहुंचा है, इस पर जरा बाबा साहब से बात करने की ज़रूरत है। मीटिंग में ये तय हुआ कि सरदार पटेल जी की जिम्मेदारी दी गई कि
कि सरदार पटेल जी आप बाबा साहब को बुलाइए और उनसे बात करिए कि क्या ये बातें जो हुई हैं इसमें कहाँ तक सत्यता है और इसके पीछे आपका क्या आशय था कहने का। सरदार पटेल जी ने डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाया। डॉक्टर अम्बेडकर गए, पटेल जी से नमस्कार हुआ, हुई बातचीत हुई। फिर पटेल जी ने बाबा साहब से कई क्वेश्चन आंसर किया तो बाबा साहब ने एक ही जवाब दिया था कि मुझे उस समय अपने समाज के हौसले को बुलंद करना था, हौसले को बढ़ाना था, इसलिए मैं ऐसे कुछ शब्द बोल गए थे। और उसमें भी मैंने किसी को क्लियर कर शब्द नहीं बोला था, ना मैं किसी को अपमानित करने के दृष्टिकोण से बोला था, बल्कि मैं समाज के हौसला को बढ़ाने के लिए मैंने बोला था। मेरा आशय किसी को बेइज्जत करने का नहीं था, कोई अपमानित करने का नहीं था। अब व्यक्ति उसको कहाँ से जोड़ के लगाते हैं मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर मेरे स्पीच से किसी को आपत्ति है तो ये मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मैं तैयार हूँ। माननीय पटेल जी, इसको आप संभालिए। पटेल जी ने देखा कि ये तो रिजाइन लेकर आए हैं, तो पटेल जी बहुत परिपक्व व्यक्ति थे, किसान के बेटे थे ही। तो पटेल जी ने बाबा साहब को बहुत प्रेम से कहा, बाबा साहब मैं किसान का बेटा हूँ, खेती जानता हूँ, करना जानता हूँ, कैसे पैदावार बढ़ता है, कैसे घटता है। आपको खो करके मैं इस देश को नहीं चला सकता हूँ, आपकी हमारे साथ रहना आवश्यक है। और बाबा साहब का इस्तीफा जो उन्होंने दिया था पटेल जी को, पटेल जी ने उस इस्तीफे को कई टुकड़ों में फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया था। लेकिन इस पर बहुत भ्रांतियां हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि पटेल जी भी ये चाहते थे कि बाबा साहब इस्तीफा दे दें। ये तो उनको क्या कहते हैं कि नेहरू जी ने छोड़ दिया, माफ़ कर दिया कि नहीं देना है आपको, ऐसा कह करके ओबीसी और एससी या पटेल के बीच में काफ़ी विवाद भी पैदा होता है, दूरियां भी बढ़ती हैं अक्सर। नहीं तो ये तो चाहे नेहरू जी के बोले हो या किसी ने बोला हो, लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य जो मैं आपको बताया वहाँ तक है। और जहाँ तक पटेल में और शेड्यूल कास्ट में, ओबीसी में दूरियां बनाने की बात थी, वहाँ जो मुझे थोड़ा सा जानकारी है, वो किसी और सदन में डिबेट चल रहा था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब पर कुछ अपमानजनक शब्द कहा था। चुनाव के दौर चल रहा था, उस समय कांग्रेस से और डॉक्टर अम्बेडकर से काफ़ी तनातनी का माहौल था और डॉक्टर अम्बेडकर का प्रयास था कि मुझे सदन में जाना जरूरी है। उस पीरियड की बात है कि डॉक्टर सरदार पटेल जी ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर कहीं से चुनाव जीत नहीं सकते हैं, मैं सारी खिड़कियां और दरवाजा को बंद कर रखा हूँ। वो बात अलग थी, ये बात अलग है। तो सरदार पटेल जो खिड़की दरवाजे बंद कर रहे थे, इसका मतलब ये था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा या टिकट नहीं दिया जाएगा, या कुछ और कारण था कि और वो ऐसा उनके अंदर क्या भावना नहीं आ गई थी? एक समय तो उनको बचा रहे थे, इस्तीफा देने से मना कर रहे थे, इस्तीफा फाड़ दिया था। दूसरी बार उनको टिकट नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका बंदोबस्त कर रहे थे, ऐसा क्या बीच में आ गया था? उसमें तो बहुत साफ मामला है कि बाबा साहब की जिद थी कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में जाना है। यहाँ तक कि मुझे जो जानकारी है, अंग्रेजों ने भी बाबा साहब को बहुत इच्छुक थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में जाने के लिए, और इधर पूरी कांग्रेस कमेटी ये लगी थी कि किसी प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर सदन न पहुँच पाए, चुनाव जीत न पाए। ऐसे हालत में मुझे जो थोड़ी सी जानकारी है कि अंग्रेजों ने भी नेहरू जी को, सरदार पटेल जी को एडवाइस दिया था, सलाह दिया था कि आप संविधान बनवाने की बात कर रहे हैं, आप कहीं अमेरिका, कहीं कोलंबिया, कहाँ आप भाग रहे हैं कि भारत का संविधान बना दो, और आपके देश में खुद एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसे पर्सनालिटी है, उसको आप लोग क्यों नहीं कहते संविधान बनाने में? तो डॉक्टर अम्बेडकर को उस पीरियड में ये लोगों ने खुशामद विनती करके डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन बनाया था। तो इसका मतलब ये था कि जो अगर सरदार पटेल ने एक बार उनको मंत्रिमंडल से निकलने पर बचाया, तो वो फिर आने का विरोध का सवाल नहीं था, ये फिर कांग्रेस का निर्णय हो रहा होगा जो सरदार पटेल को इम्प्लीमेंट करना था कि नहीं, आपका करीबी है, आप उसको संभालिए, आप व्यवस्था कीजिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं एक स्पीच पढ़ा हुआ हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, क्योंकि उसी दौर में कि कांग्रेस पार्टी एक डूबती हुई नाव है, हम अपने समाज से अपील करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस डूबती नाव को अपनी जिंदगी को बचा ली। और उसी का ये आउटपुट जो आप कह रहे हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर की इस विरोध का खुद एक हम लोग अंदाजा लगा सकता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस में कितना फासला हो चुका था। और कहीं पर ऐसा है सरदार पटेल के और अम्बेडकर के बीच में कोई विघटनकारी कोई घटना हुई हो, कोई बात हुआ हो, किस तरह का कोई आपको कुछ स्मरण कोई याद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो खुद चाहते थे, अभी मैं आपको स्पीच बताया था डॉक्टर अम्बेडकर का 25 अप्रैल 1948 का, कि डॉक्टर अम्बेडकर खुद चाहते थे शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड जिस समय इकट्ठा हो जाएगा, वो हालात आज भी हैं। अभी आपने चंद समय में देखा है 1992 में 93 में
जब सपा बसपा गठबंधन हुआ है और एससी बीसी इकट्ठा हुआ है, उसमें माइनॉरिटी भी उसमें समाज में जुड़ गया और आप देखा है कि पूरी बहुमत से सरकार बनी है। सपा बसपा के लोग उसमें भागीदार बने हैं, मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। और मैं तो यहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जो मैंने देखा किताबों को, कुछ समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कांशीराम साहब से ये कह रखा था कि मानवर जी ये कंटिन्यू समझौते चलने दीजिए। उस समय आपको याद होगा एक नारा चला था, मिले मुलायम कांशीराम, हवाओं में उड़ गए हम डांट छोड़ देता हूँ। ये माहौल बन गया था। 1948 जो स्पीच थी 25 अप्रैल को, वो स्पीच डॉक्टर अम्बेडकर की बिल्कुल सार्थक हुआ है 1993 में सपा बसपा गठबंधन। काश सपा बसपा गठबंधन कंटिन्यू चल जाता है 5 साल, तो कांशीराम साहब देश के प्रधानमंत्री बन जाते और फिर ये 85% एक लंबे समय तक राज करते। और मैं तो यहाँ तक देखा था उस दौर में जब बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो उस समय कुछ नाम ऐसे थे, कमलापति त्रिपाठी, तो त्रिपाठी शब्द टाइटल हटा दिया था, सिर्फ कमलापति लिखा करते थे। राम सेवक पांडे, राम सेवक लिखा करते थे, पांडे टाइटल हटा दिए थे। तो एक ऐसा माहौल बन चुका था। अगर 5 साल चलता, काश कांशीराम साहब देश के प्रधानमंत्री बन गए होते, तो आज इस देश का नज़ारा कुछ अलग होता। और कांशीराम साहब की एक स्पीच मैंने सुना था कि कभी मेरी सत्ता आएगी, मेरी सरकार आएगी, तो जितने पूरे देश में मंदिर हैं, सब मंदिरों को मैं उसको कर दूंगा सरकार के, उसमें सरकार के दबाव में मंदिर रहेंगे। और पर डे अगर ऐसा कुछ उस दौर में बन जाता है, कंट्रोल बैठा देंगे, तो हाँ यस, तो आप समझ सकते हैं कि देश में न पैसे की दिक्कत होती और न किसी जाति धर्म की दिक्कत होती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया है। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति से हम परहेज नहीं कर सकता हूँ, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो। लोकतंत्र का मतलब है हम प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक यहाँ पे रहने का हकदार है, पार्टिसिपेट पाने का हकदार है। लेकिन उसी दौर में कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था, जिसकी संख्या भारी उसकी सरकार में भागीदारी। ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये कांशीराम साहब का और डॉक्टर अम्बेडकर का मूवमेंट था और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का मूवमेंट था। मुझे बहुत अपार प्रसन्नता उस दौर में हो रही थी कि वाकई में बहुजन समाज का मूवमेंट बहुत तीव्र गति से चलेगा। लेकिन काश मैं एक स्पीच सुना था यहाँ चौक में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि यूपी में 2 मेरे पैरों में कांटे गड़ गए हैं और कांटे को मुझे निकालना है, तब मैं चैन से बैठ पाऊंगा। और 2 कांटे कौन से थे? एक बीएसपी थी, एक सपा थी। ये जो गठबंधन हो गया, गठबंधन को कैसे तोड़ फोड़ किया जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मित्र, मैं ये है मेरा जवाब। ओबीसी आंदोलन और दलित आंदोलन, यस, इन दोनों के 2 छोर कहाँ हैं? इन दोनों के बीच में क्या है? ये इस पर बताइए जरा सा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ओबीसी आंदोलन और अनुसूचित जनजाति का आंदोलन, इनका मुख्य टारगेट सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अगर दोनों समाज डॉक्टर अम्बेडकर के एक लक्ष्य पर पहुंच जाएं, जबकि दोनों बाबा साहब के अपने बैनर में, अपने मूवमेंट में फोटो लगाते हैं बाबा साहब, और बाबा साहब को अपना आदर्श भी मानते हैं। सिर्फ थोड़ी से अहम टकरा रही है दोनों पार्टियों में कि कौन छोटा कौन बड़ा। अगर ये दोनों अहम अपना हटा दें, तो आज भी एक मूवमेंट पे हम इकट्ठे हो सकते हैं अम्बेडकर शब्द से। और अम्बेडकर शब्द इतना महान शब्द है, दुनिया के लोग बाबा साहब को लोहा मानते हैं और दुनिया के लोग बाबा साहब को सम्मान करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यूपी में जितनी डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, इन तोड़ने वाले मूर्खों से कहिए कि तुम तो यूपी में तोड़ ले रहे हो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को, लेकिन जाके अमेरिका में तोड़ो ना, जाके कोलंबिया में तोड़ो, जाके अन्य देशों में तोड़ो, तुम्हें पता चल जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर क्या कीमत होती है। जहाँ तक ओबीसी आंदोलन या दलित आंदोलन की बात होती है, इसकी शुरुआत सबसे पहले जो आप जानकारी रखेंगे तो महात्मा बुद्ध से शुरू होती है। जिससे भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। पहला विद्रोह उन्होंने किया था इस सिस्टम के खिलाफ की, उन्होंने विद्रोह पे आगे बढ़े। उसके बाद फिर ज्योतिबा फुले की बात आती है। जी जी, ज्योतिबा फुले के बाद फिर साहू आते हैं, साहू के बाद फिर अम्बेडकर आते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बीच में ये दलित और ओबीसी आंदोलन अलग अलग कैसे हुआ? इनके अलग अलग क्या सिद्धांत कहाँ से चले गए? ये अलग अलग मार्ग कैसे पकड़ लिए? या दलित आंदोलन कहाँ से नया हुआ, या ओबीसी आंदोलन कैसे अलग हुए? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को आप जानते हैं कि बहुजन समाज के बनने से पहले DS4 थी। DS4 से पहले बामसेब थी। कांशीराम साहब सर्विस करते थे। 1964 में उनके स्टाफ के ही
कर्मचारियों ने उनको एहसास कराया कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब अपने समाज में पैदा हुए हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति रहे हैं, बहुत उन्होंने काम किया है। कांशीराम साहब की इसकी जानकारी नहीं थी, डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोला। वहाँ से बीएसपी का मूवमेंट शुरू हुआ और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव, इससे पहले माननीय चौधरी चरण सिंह साहब थे ओबीसी में, उन्होंने भी राजनीति को आगे बढ़ाया। चौधरी चरण सिंह साहब प्रधानमंत्री भी बन चुके थे। ओबीसी की राजनीति डॉक्टर अम्बेडकर से मैं समझता हूँ कि बाद में शुरू हुई और वहाँ पे भी एक अहम टकराया कि ये शेड्यूल कास्ट का, ये हमसे नीचे हैं, हम ओबीसी हैं, हम ऊँचे हैं, तो हम इनके साथ में कैसे रहकर काम करेंगे। तो उस अहम की टकराहट में उन्होंने अलग मूवमेंट बना लिया, अलग संस्था बना लिया, अलग राजनीतिक पार्टी बना लिया और चलते रहे। जैसे जैसे ओबीसी को डॉक्टर अम्बेडकर की कार्यप्रणाली का एहसास होता चला गया, आज इतना एहसास हो गया है कि ओबीसी भी डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे आ गया है। शेड्यूल कास्ट तो बहुत पहले से उस पर चल रहा है। तब पूरी तरह से सिर्फ एक कोई ऐसा व्यक्तित्व आ जाए, इन लोगों दोनों को फिर से इकट्ठा कर दे एससी बीसी को, तो मंजिले मकसूद हमें आसानी से प्राप्त होने में दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो आपस में तानातानी हुई है, जी, जिसकी वजह से हो, ऐसा शख्स हो जो उसको दोनों को दूर कर सके। जी, क्या भविष्य के परिदृश्य में कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो उस परिदृश्य में आएगा और ऐसा हो जाएगा? पूरा दिख रहा है। मैं ये तो महसूस किया हूँ यूपी में, खास करके अखिलेश जी भी बहुत नम्र व्यक्ति हैं और बहन जी का तो बहुत ही अनुभव है, क्योंकि बहन जी तो अखिलेश में समझता हूँ 20 साल बड़ी हैं लगभग उम्र में, तो बहन जी का अनुभव कोई कम नहीं है। और अखिलेश यादव जी राजनीतिक अनुभव थोड़ा सा हम कह सकता हूँ कम है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अच्छी पढ़ाई किया है इसलिए विद्वता भी उनके अंदर विद्यमान है। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव जी परिपक्व नहीं है, बल्कि मैंने एक कड़ी और जोड़ दिया था। मैं 2 साल पहले अपने लगभग 70 साथियों के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए गया था और मेरी ये जो संस्था है, इस संस्था के लेटर पैड पर उसमें मैं अध्यक्ष था। 3 पैरे में मैं ज्ञापन लिखा था माननीय अखिलेश जी के लिए। नंबर 1 पे था कि आपके बैनर में अभी तक डॉक्टर अम्बेडकर फोटो नहीं आया है। लोहिया जी का तो आया है, डॉक्टर अम्बेडकर फोटो नहीं आया है। काश अगर बहुजन समाज को भी जोड़ना चाहते हैं, सब समाज जोड़ना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट को भी जोड़ना चाहते हैं अपने टीम में, अपने साथ में राजनीतिक रूप से, तो आप डॉक्टर अम्बेडकर के फोटो आपको अपने बैनर में लगाना पड़ेगा। दूसरा मैंने पैरे में लिखा था कि मान्यवर आप लोकतंत्र पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया और लोकतंत्र को आप समझने की कोशिश करिए और लोकतंत्र पे ही बोलना शुरू करिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, लगभग 200 देश हैं, उसमें कोई भी देश लोकतांत्रिक नहीं है। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो हमें लोकतांत्रिक राष्ट्र को भी समझना पड़ेगा और उसके नक्शे कदम पर हमको चलना पड़ेगा। और तीसरा पैरा मैं उनको लिख के दिया था कि माननीय अखिलेश जी, आप भारतीय संविधान को, मुझे लगता है कि आपने पूरा पढ़ा नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, एक बार भारतीय संविधान को पूरा पढ़ जाइए। और भारतीय संविधान में आप कुछ बोलते नहीं हैं तो उससे ऐसा लगता है, मुझे महसूस होता है कि आप उस चीज़ को अध्ययन से भी बहुत दूर हैं। भारतीय संविधान को आप पढ़ें और उसके आधार पर आप भारतीय संविधान को लेके चलें अपने साथ में, तो आप बहुत प्रगति पे जाएंगे। अच्छा, उस चीज़ को हम लोग गए, अखिलेश जी से मिला था, उनको मैं दिया था ये ऐसे बना कर अपने टाइप पर, और पॉलीथीन में ले गया था जो चुटपुटी वाली होती है। अखिलेश यादव जी हमसे लेकर उसको ऐसे तोड़े और उसमें से कागज़ निकाले और हम हमारे साथ में ऐसे खड़े हो गए, बस यहीं खड़े हो जाइए, जरा फोटो खिंचा लिया जाए। हम लोगों ने फोटो खिंचाया गया। अच्छा, वहाँ से मीटिंग हुई, कुछ बातचीत हुई, हम लोग चले आए। 2 महीने बाद माननीय सपा में माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी, और डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय हेमल भारती जी। हेमल भारती जी ने 2 महीने के बाद मेरे पास मिलने के लिए गए हाई कोर्ट में। मैं उससे पहले उनको नहीं जानता था। गेट नंबर 6 पे पहुंचते हैं, हमसे टेलीफोन करते हैं मुझे, तो मैं पूछता हूँ आपका क्या परिचय है साहब, तो उन्होंने अपना परिचय दिया, क्या मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं अपना अर्दली भेज करके मैं उसको अंदर बुलाया, क्योंकि वहाँ पास सिस्टम है हाई कोर्ट में, पास बनवाया, फिर उनको अंदर बुलाया और फिर हम लोग 2 घंटे चर्चा हुई। तो उन्होंने यही बात जो आपने कहा, जो आपके अंदर पीड़ा भरा हुआ, यही पीड़ा उनके अंदर भरा हुआ। भारत सिंह जी, ये दोनों समाज को कैसे इकट्ठा किया जाए। आपने कुछ लेटर लिख के दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, तो उसको कई साथियों ने वहाँ कार्यालय में पढ़ा है। पढ़ने पर मंथन हुआ कि भारत सिंह साहब से मिला जाए और उनको अपनी टीम में सम्मिलित किया जाए। हम कहा साहब, मैं अगर टीम में सम्मिलित नहीं होता तो ये बात हम आपको लिख के क्यों देता। मैंने लिख के दिया यही है कि आप इन महापुरुषों को समझिए, अम्बेडकर को, भारतीय संविधान को, लोकतंत्र को, वही प्लेटफॉर्म पर हमारा शेड्यूल कास्ट चल रहा है, उसी प्लेटफॉर्म को आप भी पकड़ लीजिए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माननीय अखिलेश जी ने लोकतंत्र को भी पकड़ लिया है, भारतीय संविधान को भी पकड़ लिया है
और सपा का जो बैनर होता है, बैनर में डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र भी लकड़ा रहा है। तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और फिर मैंने भारती जी से कहा कि साहब निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं कि जो इस मूवमेंट में इन शब्दों को जोड़ा है। और अभी आपने देखा एक साल अभी नहीं हो रहा है, उससे पहले अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, जब डॉक्टर अम्बेडकर का और संविधान को, लोकतंत्र को माननीय अखिलेश जी लेके चले, तो पहले उससे 5 सांसद हुआ करते थे। और जब इस मुद्दे पे उन्होंने चुनाव लड़ा तो आपने देखा 37 सांसद यूपी से अखिलेश जी की जीता। जी जी। तो हमारी भावना को तो वो समझ सकते हैं, अखिलेश जी भी समझ गए और भारती साहब भी समझ गए। तो हमारा तो मकसद यही है कि ये दोनों दल, दोनों समाज इकट्ठे हों। और मुस्लिम तो हमारा आपका इंतजार कर रहा है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म इकट्ठे हो जाएं। हम तो इनके सपोर्ट में है ही हैं। तो जहाँ हम 85-95 बोलते हैं तो हम तो 90% पहुँच जाएंगे। जी, भारतवर्ष का एक हिस्सा नेपाल जी जी और हिंदू राष्ट्र का जीवन जी करके वापस डेमोक्रेसी में आ गया है जी और भारत हिंदू राष्ट्र के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है जी। तो इन दोनों में क्या दिखता है? हिंदू राष्ट्र में क्या मिलेगा आपको? जो नेपाल जीत चुका है वो ठीक था या ये वाला ठीक है? नहीं सर, हिंदू राष्ट्र में जो नेपाल जीता था वो एक परिस्थितियों का हालात थी। लेकिन सही ये है कि अगर दूर तक राजनीति करनी है, बहुजन समाज की राजनीति करनी है, गरीब से गरीब तक आपको वहाँ पहुँचने की कोशिश करनी है, तो दूर वाला रास्ता पकड़ना ज़्यादा जरूरी है। और जल्दबाजी में हिंदू राष्ट्र के माध्यम से आपने राष्ट्र बना लिया है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब कुछ बन गए हैं, लेकिन ये चंद समय के लिए है। लंबा पीरियड तक आपको चलना है तो अम्बेडकरवाद के माध्यम से आप पहुँच सकते हैं। जी ठीक है। ठीक सर, अपना कार्यक्रम आज यही समाप्त करते हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपको और आपके इस चैनल को। फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। जय भीम, जय भारत। जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज। जीत सच की।